नमस्कार जी। बिजनेस की खास पेशकश बजट 2026 बोल्ड एंड बुलिश, इस खास सीरीज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। क्या बजट इस बार बाजार का मूड सुधारेगा? क्या बजट से मार्केट बुलिश होंगे और क्या ये बजट इतना बोल्ड होगा कि इकोनॉमी की ग्रोथ को और मजबूती से आगे बढ़ा सके? वित्त मंत्री के कौन से ऐसे ऐलान हो सकते हैं जिनसे एफआईएस का मूड बदले और भारत पर भरोसा लौटे? बजट से पहले और बजट के बाद कहाँ होंगे आपके लिए निवेश के मौके भी, और इस बजट से बाजार की क्या है उम्मीदें? इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, मार्केट के महारथी और कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह साहब। वैसे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज नीलेश शाह साहब को किसी तरह के परिचय की जरूरत नहीं है। एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे दूं। गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप और रैंकिस्ट कॉस्ट अकाउंटेंट भी हैं। इसके साथ ही आपके कई बड़े संस्थानों में लीडरशिप पोजीशन पर कामकाज करने का अनुभव लिया है, जिसमें एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड जैसे दिग्गज संस्थान हैं जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके साथ ही आप एमफी के बोर्ड पर डायरेक्टर भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार समिति के आप सदस्य भी हैं और अपनी सेवाएं भी इस समिति में आप देते हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए। इस बार हमने बजट की थीम रखी है बोल्ड एंड बुलिश। तो पहली चीज़ तो एक, हम इकोनॉमी के लिए एक बोल्ड बजट चाहते हैं कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच में कुछ तो वित्त मंत्री जी ऐसा करें जिससे इकोनॉमी को ज़्यादा ग्रोथ मिल पाए। क्या कुछ करने की ज़रूरत है इस बजट में इकोनॉमी की रफ्तार को बढ़ाने के लिए और मजबूती से बनाए रखने के लिए? अनिल भाई, फाइनेंस मिनिस्टर आज एक डिफिकल्ट पिच के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। 5वें दिन की पिच है, अनप्रिपेयर्ड भी है और आसान से आसान बॉल भी डिफिकल्ट बन रहा है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर को कैपेक्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों से प्राइवेट कैपेक्स बैकफुट पे है, गवर्नमेंट कैपेक्स फ्रंट फुट के ऊपर है। 11-12 लाख करोड़ रुपया सरकार कैपेक्स के पीछे खर्चा कर रही है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी चीज, आपने जो वचन दिया है उसका पालन करना पड़ेगा। फिस्कल प्रूडेंस का रास्ता हमने इख्तियार किया है, फिस्कल डेफिसिट नीचे लाएंगे और डेट टू जीडीपी रेशो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 57% है उसे 50% तक लेके आएंगे 2031 तक। मंजिल आगे है, थोड़ी मुश्किल भी है, बट अब वचन दिया है तो प्राण जाए पर वचन न जाए, पालन तो करना पड़ेगा। तीसरी चीज, बजट के बाहर आपने बहुत सारा बढ़ावा दिया है इकोनॉमी को, इनकम टैक्स कट के जरिए, जीएसटी रिबेट के जरिए। तो इस बजट में शायद और कोई रियायत देने की गुंजाइश नहीं है, बट जो छोटे छोटे सेगमेंट है उनको आप संभाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, कई एफपीआई अपने देश में टैक्स एग्जम्प्ट है, बट यहाँ पे उन्हें कैपिटल गेन्स भरना पड़ता है। तो हो सकता है कि हम उनके लिए कोई अरेंजमेंट कर पाए। आपके देश में आप टैक्स एग्जम्प्ट है, यहाँ पे टैक्स भरने की जरूरत नहीं। और ये सारी चीजें करते हुए उन्हें रेवेन्यू भी तो रेज करना पड़ेगा। तो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने जो कहा था, टैक्स ऐसे कलेक्ट करना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से मध लेती है, फूल को पता भी नहीं चले और मध निकल जाता है। तो आचार्य चाणक्य गुप्त की सलाह का भी पालन करिए। तो पिच तो बहुत डिफिकल्ट है, बट फाइनेंस मिनिस्टर बड़े मंजे हुए खिलाड़ी है, तो आई एम श्योर वो शतक बना पाएंगे। आप भी शतक भी 5वें दिन बनाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, ये पिच जो है इंडिया की है ऑस्ट्रेलिया की है? पिच तो सर इंडिया की ही है,
बट इसमें ऑस्ट्रेलियन लोगों ने आके या अमेरिकन लोगों ने आके खड्डे खोद दिए हैं। बहुत मुश्किल काम है वाकई में, स्पेशली आपने सही भी काम, जिस तरह का ग्लोबल मार्केट का माहौल है। नीलेश भाई, बड़े लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि ऐसा फील ही नहीं आ रहा कि बजट आने वाला है 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 7 दिन बाद। मतलब बातें ही नहीं हो रही बजट की। क्या मतलब, क्या लोगों ने एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी क्या इस बार? अनिल भाई, एक जियोपॉलिटिकली चीजें इतनी तेजी से बदल रही है कि सारा ध्यान वहां पे है। कभी ट्रंप साहब की अनाउंसमेंट, कभी सोने चांदी के भाव की मूवमेंट, कभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में हो रहा है, वहां पे क्या लोग बोल रहे हैं। और दूसरी चीज, सरकार ने बजट के बाहर ही रिफॉर्म्स की रफ्तार जारी रखी है। इनकम टैक्स के रेट में कटौती लास्ट बजट में प्रपोज हुई थी। जीएसटी रेट में कटौती इन बिटवीन हो गई। ब्याज के दरों में कटौती की गई है। गेमिंग के ऊपर बैन किया गया है। 8th पे कमीशन और 16th फाइनेंस कमीशन दोनों पैरेलली चल रहे हैं। तो बजट के बाहर भी इतनी सारी इवेंट हो रही है कि शायद इसी वजह से बजट से उम्मीदें थोड़ी कम हो गई है। तो काफ़ी कुछ काम बजट के बाहर भी होता हुआ दिख रहा है। वैसे तो पिछली बार ही कैपिटल मार्केट से जुड़े टैक्स में बदलाव हुआ है, लॉन्ग टर्म वगैरह में। क्या लगता है सर आपको, इस बार भी किसी तरह के टैक्सेशन में बड़े बदलाव की उम्मीद रखी जाए या बिल्कुल कुछ होगा नहीं? अनिल भाई, मेरे हिसाब से अब कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। दूसरे देशों के सामने भारत में एवरेज पर कैपिटा इनकम से 5 से 6 गुना ज्यादा टैक्स एग्जेम्पशन 12.5 लाख रुपए का ऑलरेडी दे चुके हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में पिछले साल बढ़ोतरी हुई थी, तो अब चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मेरे हिसाब से अब हमारे पास टैक्सेशन रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। कंप्लायंस जरूर बढ़ा सकते हैं। आज भी भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि अगर हम टैक्स भरेंगे तो ब्रिटिश सरकार को जाएगा, इसलिए नहीं भरते। उनको पता ही नहीं है कि हमें 1947 में आजादी मिल गई। तो इन लोगों के पीछे कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। बट अदरवाइज मोटा मोटा टैक्सेशन में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। कैपिटल मार्केट के लिए क्या कुछ खास आ सकता है इस बजट में सर? कुछ बड़ा, कुछ अलग होने की संभावना है या नहीं? सो कैपिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक, जो एफपीआई अपने देश में टैक्स एग्जम्प्ट है, क्या उन्हें इस बार टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा? अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि एफपीआई के लिए बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज, अगर आप टैक्सेशन रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते तो नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ानी पड़ेगी। अब उसके लिए असेट मोनेटाइजेशन, डाइवेस्टमेंट का रुख इख्तियार करेंगे या कोई नया पैतरा आजमाएंगे, उसके ऊपर मार्केट का दारोमदार रहेगा। डाइवेस्टमेंट का सप्लाई बढ़ता है, ऑब्वियसली मार्केट के ऊपर उसकी एक इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में पड़ सकती है। फाइनली, बजट में आप किस प्रकार की भूमिका बनाते हैं? फिस्कल प्रूडेंस का पाथ जो कहा था अपना रहे हैं? कैपेक्स उसके बावजूद क्या बढ़ा रहे हैं? और भी इकोनॉमी के बारे में आप क्या फोरकास्ट करते हैं? तो कैपिटल मार्केट इस बजट को बड़ी ध्यान से देखेगी। बिल्कुल, कैपिटल मार्केट की नज़र तो रहेगी इस बजट पे, और देखना भी चाहेंगे कि क्या कुछ और हो पाता है। एक और स्पेस है जिस पर आमतौर पर बजट में वैसे भी फोकस रहता है, लेकिन इस बार शायद फोकस इसलिए ज़्यादा हो क्योंकि जिस तरह की ग्लोबल अनिश्चितता का माहौल है। क्या आपको लगता है डिफेंस सेक्टर ये ऐसा एक स्पेस हो सकता है जहाँ सरकार बड़ा एलोकेशन करना चाहेगी और प्राइवेट सेक्टर को और आगे बढ़ाना चाहेगी इस सेक्टर में पार्टिसिपेशन के लिहाज से? अनडाउटेबली अनिल भाई, एक समय था जब भारत विश्व का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था। आज भी हम बड़े इंपोर्टर में गिने जाते हैं, बट एक्सपोर्ट्स करना चालू कर दिया है। दूसरा, आत्मनिर्भरता डिफेंस में जरूरी है। आए दिन हम सुनते हैं कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार किस तरह से डिलीवरी नहीं हो रही। जापान को अभी अभी ऐसी हेडलाइन आई है कि अमेरिका ने डिलीवर नहीं किया। हमारा खुद का फाइटर प्लेन इंजन
देरी से आ रहा है। तो अब हर देश को बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स में ये फोकस करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जिस हद तक आत्मनिर्भर बना सके बना ले। तो इस बजट में भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट और डिफेंस बजट दोनों के ऊपर ध्यान बना रहेगा। एक भारत के लिए एक जो बड़ा खर्चा हमेशा से रहा है एनर्जी का, क्योंकि हमें कुछ न कुछ तो इंपोर्ट करना ही पड़ता है, कच्चा तेल वगैरह। अब रिन्यूएबल एनर्जी पर बजट में कितना फोकस हो सकता है, ये समझाएं, क्या वाकई में ज़रूरी है या फिर अब हो चुकी काफ़ी कैपेसिटी बन चुकी है, काफ़ी सोलर वगैरह से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर काफ़ी कुछ काम हो चुका, अब ज़रूरत नहीं, कैसे देखते हैं आप? अनिल भाई, अब हमें जरूरत है वर्टिकल इंटीग्रेशन की। हमारे लिए एनर्जी डिपेंडेंसी कम करना बहुत जरूरी है। आज हम विश्व के टॉप 3 ऑयल इंपोर्टर में आते हैं। हमारे पास सोलर एनर्जी भरपूर पड़ी है। विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर एनर्जी में भी अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज है। सोलर एनर्जी पे हमने पिछले कई सालों से बहुत फोकस किया। उसके तहत हमने एक यहाँ पे असेंबली ऑपरेशन से चालू किया। सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूल्स फिट करते थे। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते करते फिल्म्स के ऊपर भी पहुंचे हैं। बट अभी भी हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर काफी है। तो इस बजट में हमें यह फोकस करना चाहिए कि कैसे हम इंडस्ट्री में बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन करा के अपनी डिपेंडेंसी और देशों पे कम कर सके। आज हम दुनिया के जाने माने जेनेरिक फार्मा एक्सपोर्टर हैं, बट एपीआई और बल्क ड्रग्स बहुतेक हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो अब हम कैसे एपीआई बल्क ड्रग्स बनाएं, सोलर मॉड्यूल से सोलर फिल्म्स और उसके पीछे के रॉ मटेरियल्स तक जाए। जितना वर्टिकल इंटीग्रेशन होगा उतनी हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। ये सारा करने की काफ़ी कुछ ज़रूरत है भी, ताकि थोड़ा-सा एनर्जी पर हम सेल्फ रिलायंट हो सकें, दूसरों पर निर्भर न रहें, ये काफ़ी ज़रूरत है। एक्सपोर्टर्स काफ़ी परेशान हैं, जिस तरह से यूएस ने अपने टैरिफ लगाए हैं, उसको देखते हुए दिक्कतें तो आ रही है। क्या कुछ बजट में बड़ी घोषणाएँ हो सकती है एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिहाज से, या फिर क्या कुछ करने की ज़रूरत है? सो अनिल भाई, बजट में एक्सपोर्ट्स के लिए रुकना अ, उचित नहीं होगा। ऑलरेडी सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम इम्पैक्टेड सेक्टर्स के लिए लॉन्च की गई है। अपने जो ट्रेड मिशंस, कॉन्सुलर ऑफिसेस हैं, उनको एनकरेज किया जा रहा है कि आप ऑल्टरनेट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ढूंढिए उन एक्सपोर्ट्स के लिए जिसे अमेरिका टैरिफ लगा के बैठा है। तीसरा, हमने उन इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल हुआ, हैंडीक्राफ्ट हुआ, जेम एंड ज्वेलरी हुआ, एक्वाकल्चर हुआ, जिसको अमेरिकन टैरिफ का बड़ा फटका लग रहा है, उसे हम कैसे री एक्सपोर्ट कर सके दूसरे डेस्टिनेशन से, उसके ऊपर भी फोकस जारी है। तो ओवरऑल बजट में एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जो जेनेरिक काम करना है वो कर सकते हैं, बट बजट के बाहर ही सारे स्टेप्स उठाने जरूरी थे। बिकॉज अमेरिकन टैरिफ तो कुल 6 महीनों से लागू है, तो हम बजट की राह नहीं देख सकते थे। वहां पे तो हमें पहले ही बैटिंग करनी जरूरी थी। ये बात सही भी है कि बजट तक कहाँ इंतज़ार करेंगे, ये तो पहले काम करके उन्हें रिलीफ देने की ज़रूरत है ही। अब एक आध ऐसी चीज़ जो बताएं, आप नीलेश भाई, कि जो आ जाए बजट में तो आप कहेंगे कि ये बजट तो बहुत ही बढ़िया रहा, वाकई में शानदार बजट रहा, ये एक दो चीज़ें जो किए इससे मूड माहौल बढ़िया हो जाएगा। सो अनिल भाई, इतिहास कहता है कि भारत सोने की चिड़िया थी। वर्तमान कहता है कि भारत कस्तूरी मृग है। अपनी ड्यूटी में कस्तूरी है, बट इधर उधर भागता रहता है। अनिल भाई, सोने चांदी के भाव बहुत तेजी में हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी वहां पे तेजी बरकरार रहेगी। भारत ने और भारतीयों ने सोने की आयात सदियों से की है। पिछले 25 सालों में भारत ने नेट बेसिस के ऊपर ऑफिशियल डेटा के अनुसार $500 बिलियन से ज्यादा का सोना आयात किया है।
1000 टन आयात करते हैं, 300 टन की ज्वेलरी एक्सपोर्ट करती है, 700 टन सोना भारत में रह जाता है। बहुतेक सोना अनिल भाई तिजोरी में पड़ा है। हमें इस सोने को तिजोरी में से निकाल के बाजार में लाना है, ताकि कंज्यूमर के पास पैसा रहे, निवेशक के पास पैसा रहे, सरकार को टैक्स रेवेन्यू मिले, और ये जो डिपेंडेंसी है हमारी विदेशी निवेशकों के ऊपर, वो और भी कम हो जाए। हमारे पास एक आइसबर्ग फ्रोजन है और हम पानी की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं। कस्तूरी हमारी ड्यूटी में है, नाभि में है, और उसकी सुगंध कहाँ से आ रही है वो देखने के लिए हम इधर उधर भाग रहे हैं। आज दावोस में कई भारतीय नेता जाते हैं, वहां से एफडीआई लाने की ट्राई करते हैं। अगर हम किसी भी तरह से भारतीय तिजोरी में छिपे हुए सोने को बाजार में लेके आए, तो हमें दावोस जाने की जरूरत नहीं रहेगी। टेक्नोलॉजी के लिए फॉरेनर चाहिए, बट पैसा तो हम अपनी तिजोरी में से ही निकाल सकते हैं। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, गोल्ड इज इंडिया सिल्वर बुलेट। मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई आउट ऑफ बॉक्स आइडिया सरकार लेके आए, ताकि उन्हें टैक्स रेवेन्यू मिले, खर्चा कर सके, और लोगों की जेब में पैसा आए, ताकि वह इकोनॉमी के ऊपर खर्चा कर सके। चीज़ आपने बोली कि जो हमारे घरों में, हमारे देश में जो इतने सोने के भंडार हैं, लेकिन उसको लाए कैसे बाहर? मतलब आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका फ़ायदा देश को, देश की इकोनॉमी को कैसे हो सकता है और कैसे उसको बाहर लाया जाए? अब कैसे बाहर लाया जाए, इसके अलग अलग उपाय हैं, बट जो मुझे सबसे पसंद है कि लेट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये अनाउंस कर दे, आपके पास जो भी सोना हो, डिस्क्लोज्ड अनडिस्क्लोज्ड, आप रिजर्व बैंक को बेच सकते हैं, और आपको उसकी पूरी मार्केट वैल्यू दी जाएगी। 100 रुपए के सामने 65 रुपये आप उसे कैश में दे दीजिए, और 35 रुपये के लिए जीरो कूपन गवर्नमेंट बॉन्ड दे दीजिए, जो 30 साल के बाद मैच्योर हो। मोटा मोटा उसे 70 रुपये नेट प्रेजेंट वैल्यू में मिलेंगे, बट मानसिक रूप से उसे संतोष मिलेगा कि मुझे मेरे सोने के पूरी मार्केट वैल्यू मिल गए। सरकार आरबीआई के डिविडेंड के जरिए वो 30 रुपया अपने बजट में लेके आए, तो उनके पास रेवेन्यू मिल गई, खर्चा करने की क्षमता बढ़ गई, और फिर भी फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपना पाएंगे। आरबीआई के बैलेंस शीट में गोल्ड आ गया, तो उनका रिजर्व बढ़ जाएगा, रुपये के ऊपर जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। हम रेटिंग अपग्रेड की भी रेटिंग एजेंसी से बात कर सकते हैं कि हमारे पास अब एफएक्स रिजर्व हमारे नेट एफएक्स डेट से ज्यादा है, और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, लोगों की जेब में पैसा होगा, निवेशक उससे निवेश करेंगे, एंटरप्रेन्योर भी उससे निवेश करेंगे, कंज्यूमर उससे खर्चा करेंगे। नेट नेट जब आप आइसबर्ग को डीफ्रीज करते हैं, तो सारे मुल्क में पानी पहुंच जाता है। बस हम भी रेगिस्तान में खड़े हैं और आइसबर्ग को पिघलाने की कोशिश कर सकते हैं। नीरज भाई एक्सीलेंट, यही तो आइडिया चाहिए था आपसे, एकदम मतलब कंप्लीट आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये मतलब ऐसा वो कहानियों वाला, किस्सों वाला, खाली किताबी ज्ञान वाला नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है, और सीरियसली इसको कर दे तो कितनी बड़ी समस्याएं देश की दूर हो सकती है। और मैं बताऊं, हमारी टीम को अभी से बोले तो आज यही हेडलाइन होनी भी चाहिए, और इस बजट आइडिया को बहुत प्रोमिनेंटली हमें बताना भी चाहिए, वित्त मंत्री जी तक बात पहुंचानी है सर। मज़ा आ गया सर सुन के, और वाकई में इतना प्रैक्टिकल और काम का आइडिया है, पूछिए मत। अच्छा भाई एक मिनट, मैं आपके वो जरा नीलेश भाई को फुल फ्रेम में दिखाइए, मुझे कुछ नज़र आया नीलेश भाई के पीछे उधर, आपके सर आपके राइट साइड में पीछे एक बुक है, उसका नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ, देखिए आप देखिए घूम के देखिए, वो एक काली से एंगर मैनेजमेंट। हाँ, ये यस, आपको तो मैंने कभी गुस्से में देखा नहीं, आपको कहाँ जरूरत पड़ गई पढ़ने की, या पढ़ने के बाद ही गुस्सा कंट्रोल हुआ है? सो ये बुक है भारत पाकिस्तान के रिलेशनशिप के ऊपर। अच्छा भारत के जो पाक में एम्बेसडर थे अजय जी, उन्होंने लिखी है। अच्छा। बहुत बढ़िया बुक है, कैसे दो मुल्कों के बीच में दुश्मनावट हो गई, और इससे पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, बट हमें भी खरोच पहुंच रही है।
ओह! इंटरेस्टिंग। मैंने कहा गुस्से पे काबू कर कहाँ नीलेश भाई इतने शांत आप, आपको मैंने कभी आज तक गुस्सा तो दूर ऊँची आवाज़ में बात करते हुए देखा। अच्छा ये मैं ही नहीं, आपके ऑफ़िस में सारे कलीग्स भी कहते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर वालों के साथ ही आप अच्छे हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा एक आखिरी सवाल बजट को लेकर नीलेश भाई ये है कि क्या कुछ इस बजट में नहीं करना चाहिए, ऐसा जिससे कि बाज़ार का मूड ख़राब हो जाए या देश को लगे कि बजट ख़राब है? सो इस बजट में हमें अपने पुराने वचनों का भंग नहीं करना चाहिए। एक उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या एसटीटी जो कैपिटल मार्केट पे टैक्स लगा है, अब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। दूसरा, हमने फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाया है तो उसे अब फॉलो करना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। एंड थर्ड एंड फाइनल, कोई आउट ऑफ बॉक्स थॉट प्रोसेस लानी चाहिए बजट के अंदर, ताकि हम ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव 5वें दिन के पिच के ऊपर भी शतक मार सके। फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए और नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा के इसे हम अचीव करें। बात है बिल्कुल। तो ये क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों चीज़ें नीलेश भाई ने आपको बताई। नीलेश भाई बजट के दिन तो आपसे फिर से मुलाकात होगी और बजट का आप विश्लेषण भी हमारे दर्शकों के सामने पूरी तरह से रखेंगे भी। आज बजट उम्मीदों पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। बजट और बाजार, खासतौर से बजट 2026 बोल्ड एंड बुलिश, इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।